अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावरसत लाइब्रेरी चैनल। आज जो मैं आपके नावल लेकिन उसका नाम है जाने शाह और इसकी राइटर है हमायल ज़हरा। तो इस नावल को अब शुरू करते हैं। नहीं फरी, मैं नहीं जा रही, मेरा दिल नहीं कर रहा, प्लीज़ आप भी चलो ना, बहुत मज़ा आएगा, मेरी सारी दोस्तें होंगी। पिछले आधे घंटे से नूर फरी को समझा रही थी कि इसको इसकी दोस्त की बर्थडे में नहीं जाना है, इसलिए तो कह रही हूँ कि मैं वहाँ किसी को नहीं जानती तो जाकर क्या करूँगी। मगर फरी भी अपने नाम की एक ही थी, वो भी मना कर रहती अगर कोई और होता, क्योंकि मुकाबिल भी इसकी बड़ी बहन थी, इसलिए ना चाहते हुए भी इसे नूर की बात माननी पड़ी। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना, खुदा हाफिज़। फराज आलम शाह की 3 बेटियां। सबसे बड़ी बेटी शाज़मा जो अपने शोहर और बच्चों के साथ अमेरिका में रहाइश पजीर थी, इनके 3 बच्चे। बड़ा बेटा एहतशाम हैदर शाह जो बिज़नेस की दुनिया में मशहूर बिज़नेस टाइकून के नाम से जाना जाता था। छोटा बेटा शारफ जो यूनिवर्सिटी के तीसरे साल में था, और फिर सबसे छोटी बेटी हिना जो अभी कॉलेज के पहले साल में थी। दूसरी बेटी महविश जो अपने शोहर और बच्चों के साथ कराची में रहाइश पजीर हैं, जिनके 2 बच्चे। बड़ा बेटा वली अहमद शाह जो अपने बाप के साथ बिज़नेस संभालता और एहतशाम का हम उम्र भी है, और छोटी बेटी नूरुल अहमद शाह जो अभी यूनिवर्सिटी के पहले साल में है। फिर आती हैं फरजाना खाला जो अपने शौक़ और चंचल मिजाज की वजह से पूरे ख़ानदान में फ़ेमस हैं। वो भी कराची में रहाइश पजीर हैं और इनके 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी फ़रिया आशम शाह जिसे प्यार से सब फ़री भी कहते हैं, हिना की हम उम्र है। दूसरा बेटा ज़ैन हाशिम शाह जो अभी मैट्रिक में है, और फिर घर का सबसे छोटा और लाडला बेटा गाज़ी हाशिम शाह जो पिछले महीने ही 7 साल का हुआ है, जिसकी सालगिरह शाह महल में बड़े ज़ोर शोर से मनाई गई थी। नूर उठ जाओ, कब तक सोती रहोगी, सूरज कब का निकल गया और ये लड़की अभी तक सो रही है। नूरुलैन अभी अब तुम ना उठी तो अच्छा नहीं होगा। अम्मा बस 5 मिनट। क्या करूँ मैं इस लड़की का। महविश बेगम इसे अच्छी घुरी से नवाज कर नीचे चली गई। अम्मा जल्दी से नाश्ता लगा दे, मुझे यूनिवर्सिटी के निकलना है। वली नाश्ते की टेबल पर बैठते हुए बोला, ये लो तुम्हारा नाश्ता। सकीना भी जाकर देखे नूर अभी उठी कि नहीं या अब अभी तक सो रही है। उठ गई अम्मा, मैं मुझे भी नाश्ता दे दें जल्दी से, फिर मुझे हानि के घर भी जाना है। हानि के घर क्यों जाना है, वली ने नाश्ता करते हुए पूछा। नोट्स लेने जाना है भाई, नूर ने नाश्ते के साथ इंसाफ करते हुए जवाब दिया। ठीक है, तैयार हो जा, मैं छोड़ दूंगा। नूर ने हाँ में सर हिलाया। बज़ाहिर तो वो सुन रही थी, मगर इसका सारा ध्यान अभी सिर्फ खाने की तरफ था। फरी जल्दी से नाश्ता ख़त्म करो वरना आज फिर कॉलेज के लिए लेट हो जाओगी। फरजाना बेगम गाजी को नाश्ता कराते हुए बोली, जो खा कम मोबाइल पर कार्टून देखने में ज़्यादा मसरूफ़ था। मामा मैंने कर लिया, बस मैं जा रही हूँ और वापसी पर खाला की तरफ रुकूंगी। खुदा हाफिज़। फरी अपनी माँ का को प्यार करके कॉलेज के लिए निकल गई। हाँ, लेकिन जाते जाते गाजी को तंग करना ना भूली। अस्सलाम वालेकुम मामा। वो जो जॉगिंग से वापस आया तो शाज़मा बेगम को दिखते ही सलाम किया, जो टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। वालेकुम सलाम बेटा, जाओ जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, मैंने नाश्ता लगा दिया है। वो जी कहता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। गैर मुल्क में रहते हुए भी शाज़मा बेगम ने अपने दोनों बच्चों की तरबियत में कोई कसर ना छोड़ी थी। बड़ों का अदब एहतराम सब सिखाया उन्होंने। एहतशाम काफ़ी संजीदा मिजाज का मालिक था, इसे ज़रूरत से ज़्यादा बोलने की आदत नहीं थी, जबकि हिना और शारफ दोनों ही शरारती मिजाज के थे। मामा हम पाकिस्तान कब जाएंगे, आखिर मुझे फरी और नूर आपी से मिलने का बहुत दिल कर रहा है। हिना ने रोज़ वाला सवाल आज भी धराया, क्योंकि कल ही इसकी नूर और फरी से बात हुई थी, जिसकी वजह से इसे इनकी कुछ ज़्यादा ही याद आ रही थी। हाँ हैदर, मैं भी आपसे यही बात करना चाह रही थी। बाबा बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और फरजाना और महविश भी बहुत बोल रही थी आने का। शाहजहां बेगम ने अपने शोहर से कहा, आंखों में उम्मीद लिए कि अब वो अपने काम का बहाना करके मना ना कर दें, जबकि हैदर साहब ने मुस्कुराते हुए अपने बेटे को इशारा करके कुछ बोलने का कहा। मामा फ़िक्र क्यों करती हैं, मैंने पहले ही सब कुछ करके रखा है, और पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छी डील फाइनल की है मैंने, जिसकी वजह से अब हम हमेशा के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं। सच में भैया, आप सच कह रहे हैं ना, हम वाकई हमेशा के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं। हिना का तो मानो जैसे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैं अभी फरी और नूर आपी को फ़ोन करके बताती हूँ। अरे मेरी माँ रुक जा, इन्हें सरप्राइज़ देंगे ना पागल। शारफ ने अपनी बहन की अक्ल पर मातम करते हुए उसे रोका कि कहीं वो इनका सरप्राइज़ ख़राब ही ना कर दे, और हिना से कोई बैद नहीं, वो ऐसा कर भी सकती थी। भाई मैं पागल नहीं हूँ, हिना ने बुरा सा मुंह बनाते हुए इसे बताना ज़रूरी समझा। हाँ हाँ, तुम पागल थोड़ी हो, तुम तो पागलों की सरदारनी हो भाई। हिना ने मासूमियत की इंतहा करते हुए इख्तिशाम की तरफ देखा, क्योंकि इसे पता था कि कोई इसका साथ दे या ना दे, इसका बड़ा भाई हमेशा इसका साथ देगा। शारफ बस करो, मेरी गुड़िया को ज़्यादा तंग मत करो। और शारफ हमेशा की तरह अपने बड़े भाई की बात मान जाता। ओके मामा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आप पैकिंग कर लिएगा, कल सुबह की फ़्लाइट है। वो इन्हें हदायत देता बाहर की जानी बढ़ गया।
कॉलेज के बाद फरीद सीधा अपनी खाला के घर आ गई थी और आज इसका इरादा यहीं रुकने का था। रात फरजाना बेगम अपनी बहन के घर आ गई थी, तभी शाज़मा की भी कॉल आ गई। इसका आने का सुनकर तो महविश और फरजाना जैसे फूले नहीं समा रही थी, लेकिन शाज़मा ने बच्चों को बताने से मना किया था कि वो इन्हें सरप्राइज़ देना चाहते हैं और इन्हें ये भी कहा कि वो लोग शाह महल ही आएंगे तो सभी वहीं आ जाए। शाज़मा और फरजाना को तो सुबह तक का इंतज़ार भी बहुत लंबा लग रहा था। 10 साल बाद इनकी बहन वापस आ रही थी तो ज़ाहिर खुशी तो होनी थी। मामा मेरी रेड वाली हुडी नहीं मिल रही, शारफ ने तकरीबन चीखते हुए अपनी माँ को आवाज़ लगाई, जैसे आज अगर इसकी चीज़ें ना मिली तो शायद क़यामत ही ना आ जाए। शाहजहां बेगम जब शारफ के कमरे में गई तो कमरे का हाल देखकर तो इनके 14 तबक रोशन हो गए। या मेरे खुदाया, ये कमरे का क्या हाल बना के रखा है तुमने शारफ? हम पाकिस्तान जा रहे हैं, मैदान जंग पर नहीं। शाहजहां बेगम को अच्छा खासा गुस्सा आ रहा था अपने बच्चे पर, जो अभी थोड़ी देर पहले ही कमरा साफ करके गई थी, तो फिर गुस्सा आने का जवाब बनता ही था। मम्मा अब ऐसी भी कोई बात नहीं है और अपने मासूम बच्चे पर इतना गुस्सा करना सेहत के लिए सही नहीं है। शाहरुख बिना कोई असर लिए अपनी माँ के गाल पर पैर करके भाग गया, क्योंकि इसे पता था कि अगर रुक जाता तो इसकी माँ सही से फैंटी लगाती इसकी। अभी वो कमरा साफ करवा के नीचे ही उतरी थी कि सामने तशाम को खड़े देखा तो इसके पास जल्दी मम्मा पैकिंग होगी ना सारी? 4 बजे की फ़्लाइट है, हमें थोड़ी देर में निकलना है, आप तैयार हो जाएं और शारफ और हिना को भी बोल दें। ठीक है, मैं बोल देती हूँ इन्हें, तुम भी तैयार हो जाओ। जाकर मैं तुम्हारे बाबा को देख लूँ ज़रा, मैंने इनसे कुछ चीज़ें मंगवानी थी, वो लाए या नहीं? एहतशाम अपनी माँ के अंदाज पर मुस्कुरा दिए, जो बजाय तो गुस्सा दिखा रही थी मगर लहजे में मोहब्बत साफ जाहिर हो रही थी। वो लोग इस वक्त जना एयरपोर्ट पर थे। 10 साल बाद अपने वतन वापस आकर एक अलग ही खुशी हो रही थी। शाज़मा बेगम ने किसी को भी एयरपोर्ट लेने आने से साफ मना कर दिया था। इनका कहना था कि वो सबको सरप्राइज़ देना चाहती हैं। फरजाना और महविश के अलावा घर में किसी को भी इनकी आमद की खबर नहीं थी, बस उन्होंने एड्रेस सेंड कर दिया था। महविश और फरजाना शाम में ही अपने अपने शोहरों के साथ शाह महल में आ गई थी। बच्चे चूंकि कॉलेज यूनिवर्सिटी गए हुए थे इसलिए वो साथ ना आ सके। महविश और फरजाना जो कब से अपनी बहन के इंतजार में हलकान होते हुई जा रही थी, बेल बजते ही दरवाजे की तरफ लपकी। 10 साल बाद अपनी बहन को गले लगाकर तीनों की आंखों में आंसू आ गए। फराज आलम शाह को तो अपनी बड़ी बेटी को देखकर खुशगवार हैरत हुई और बेटी भी अपने बाप से मिलकर बेहद खुश हुई। पीछे खड़े एहतशाम, शारफ और हिना को देखकर उन्होंने यकीन ही नहीं आ रहा था कि अपने नवासे नवासी को देखकर कि ये वही 10 साल पहले वाले छोटे बच्चे हैं, जो अब छोटे तो बिल्कुल नहीं थे। लॉन्च में बैठे सब चाय से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए बातों में मसरूफ़ थे। थोड़ी देर पहले वली भी ऑफिस से आ गया था और सामने अपनी बड़ी खाला को देखकर से भी खुशगवार हैरत हुई। मर्द हजरात की तो सियासत की बातें जारी थी, जिन्हें सुनकर शारफ के कान पक गए थे, जबकि फराज साहब अपनी नवासी के साथ न जाने कौन सी बातें करने में मसरूफ़ थे और फरजाना, महविश और शाज़मा तो अपनी अपनी बातों में मसरूफ़ थी। आनी, फरी और नूरा भी कब आएंगी? हिना जो कब से फरी और का इंतज़ार कर रही थी, फरजाना खाला से आखिर पूछ बैठी। हाँ भाई, इतनी देर होगी, बच्चियाँ अभी तक नहीं आई, कहाँ हैं ये दोनों? वैसे शाहज़ा बेगम ने भी फिक्रमंद लहजे में पूछा। आज नूर की यूनिवर्सिटी में कोई फंक्शन था तो वो फरी को भी साथ ले गई है। थोड़ी देर पहले मैंने फरी को फ़ोन किया था तो वो कह रही थी कि बस निकल रहे हैं, अब तक तो पहुँचने वाली होंगी। फरजाना बेगम ने इन्हें तफसील से बताया ताकि वह परेशान ना हो। अभी वो सब बातों में मसरूफ़ थे कि तभी घर की बिजली भी चली गई। बाहर खड़ी नूर और फरिया बेल बजाती रही, मगर लाइट जाने की वजह से बेल भी बंद हो गई। या अल्लाह, पाकिस्तान का बिजली का कुछ नहीं हो सकता। फरजाना बेगम बिजली वालों को अच्छी खासी सलवतें सुनाते हुए बोली, अरे मगर ये क्या, बाहर तो लाइट आ रही है, शायद हमारे घर की बिजली गई है। महविश बेगम बाहर से आती जगमगाती रोशनी को देखकर बोली, आप लोग बैठे, मैं चेक करता हूँ। वली कहते हुए उठा, मैं भी चलता हूँ साथ। एहतशाम भी वली के साथ जाने लगा। जब शारफ बोला, भाई मैं भी आता हूँ आप लोगों के साथ, हम लाइट चेक करने जा रहे हैं, शारफ पिकनिक मनाने नहीं। जहाँ एहतशाम की बात पर सब हंसने लगे, वहीं शारफ अपनी बेइज्जती होने पर मुंह बनाकर वापस सोफे पर बैठ गया। यहाँ तो सब ठीक ही लग रहा है, शायद मेन स्विच में मसला है, तुम रुको मैं देकर आता हूँ, अगर लाइट आए तो मुझे बताना। वली एहतशाम को बोलकर मेन स्विच की तरफ बढ़ गया। जब इसे अपने पीछे से किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी, शायद वो यहीं आ रही थी। दरवाज़ा क्यों नहीं खो रहा कोई? क्या सब कान में हैंडफ्री लगा के बैठे हैं? आप भी बस कर दो, बेल को बजा तुमने इसका गला दबा दिया है। चलो पीछे वाले दरवाजे से चलते हैं। वो दोनों पिछले आधे घंटे से दरवाजे पर खड़े डोरबेल बजा रहे थे। लाइट जाने की वजह से डोरबेल भी बंद हो गई थी, जिसकी वजह से किसी को भी आवाज़ ना आई। हद है, मतलब अपने ही घर में चोरों की तरह घुसना पड़ रहा है। नूर चिढ़कर बोली, जब इसे अपने और फरी के अलावा किसी और की भी मौजूदगी का एहसास हुआ। एहतशाम अभी वली का इंतजार कर रहा था, जब नूर की बात सुनकर इसकी हंसी छूट गई। अंधेरे की वजह से नूर इसे ना देख सके, जबकि एहतशाम इसके मुकाबले खड़ा इसका चेहरा साफ देख सकता था। इसकी नज़र जब नूर पर पड़ी तो इसे ऐसा लगा जैसे आसमान से कोई परी उतरी हो। साफ रंगत, नाभि, होंठ, बुरी आंखें, चेहरे पर बेहद मासूमियत लिए वो छोटी सी लड़की एहतशाम हैदर
के दिल को हिला गई। बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत थी, मगर इसकी मासूमियत एहतशाम को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करेगी। नूर जो जब किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने आओ देखा ना ताओ देखा नीचे बड़ा डंडा उठा के एहतशाम को मारने पहुंच गई और चोर चोर कर कहकर चलाने लगी। तभी वली ने लाइट ऑन कर दी और खुद नूर की तरफ बढ़ा, जबकि एहतशाम अपनी जान बचाकर अंदर भाग गया। क्या हुआ नूर, कहाँ है चोर? वली नूर की तरफ आया तो फिक्रमंदी से पूछने लगा, भाई अभी तो यही था, पता नहीं कहाँ चला गया। नूर ने मासूमियत भरे अंदाज में बोला, बूढ़े यहाँ कोई नहीं है, चलो अंदर। वली ने अपने साथ लिए अंदर की जानिब बढ़ गए, जबकि सामने बैठी शाज़मा को देख नूर और फरिया फ़ौरन अपनी खाला से चिमट गई। मुझसे भी मिल लो यार, मैं भी लाइन में हूँ, हिना ने बेचारगी से कहा, क्योंकि ये दोनों तो इसे भूल ही गई थी कि इनकी एक अदद कज़न भी है। नूर और फरिया ने जब हिना की बात सुनी तो इतनी ज़ोर से चलाई कि शारफ जो मोबाइल पर मज़े से गाजी के साथ गेम खेल रहा था घबरा कर उठा। लड़कियों, खुदा का खौफ करो, तुम्हारी चीखें सुनकर मुर्दा भी उठ जाएगा। जब बाद में खामोश ही होना है तो पहले कान के पर्दे फाड़ने की क्या ज़रूरत है? शारफ अच्छा खासा तप गया था, इनकी चीखें सुनकर आपके कान फाड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बचपन से ही बह रही हैं। और फिर फरी मैडम भी क्यों पीछे रहती है? एहतरामन ही सही, अपनी बेइज्जती का बदला भी तो लेना था। दोनों की नोक झोंक पर सब घर वाले हंस दिए। खाने से फारिग होकर सब दोबारा लाउंज में आकर बैठ गई। जब शाज़मा बेगम ने महविश और फरजाना से रुकने की जिद की, फरी और हिना तो कब से मौके की तलाश में थी, तो बस अपनी खाला की हाँ में हाँ मिलाने लगी, जिस पर इन्हें हामी भरनी पड़ी। अब सोने का साहब ये था कि शाज़मा, महविश और फरजाना तीनों अपने अपने शोहरों के साथ अपने कमरे में सोने जा चुकी थी, जबकि फरी, हिना और नूर तीनों एक कमरे तो शाह महल में बहुत थे। चूंकि इनका इरादा रात मूवी देखने को का था तो एक ही कमरे में सोने का इरादा कर लिया। गाजी, जैन और शारिफ भी एक ही कमरे में, ये भी इनकी अपनी मर्जी थी, जबकि वली एहतशाम ने अलग अलग कमरे में सोना ज़्यादा बेहतर समझा। अभी वो तीनों मूवी देख रही थी कि अचानक ही ड्रोना सीन आ गया। वो तीनों इतनी ज़ोर से चीखी कि शारिफ की बात सच हो जाती, इनकी चीखें सुनकर वाकई कोई मुर्दा भी उठ जाता। इन्होंने डर के मारे लैपटॉप ही बंद कर दिया, कहीं वो भूत स्क्रीन से बाहर निकल कर ही ना आ जाए। बस यार, मुझसे नहीं देखी जाएगी अब वो मूवी, हिना ने डरते हुए कहा। यार लेकिन हमने अभी आधी मूवी भी नहीं देखी, आप ही मूवी से ज़्यादा मुझे मेरा मासूम दिल प्यारा है, जो भी बहुत ज़ोर से धड़क रहा है इस ट्रेल को देखने के बाद। परी जो पहले तो बहुत बहादुरी दिखा रही थी, अब लिहाफ के अंदर छुप कर बैठ गई। ड्रामेबाज नूर फरी और हिना को देखकर बोली, जो भीगी बिल्ली बनी बैठी हुई थी। थोड़ी देर हुई थी जब हिना बोली, नूर आपी मुझे प्यास लग रही है, पानी ला दे, मुझे डर लग रहा है। अच्छा मैं लाती हूँ। नूर जैसे खुद भी डर लग रहा था, मगर बड़ी बहन होने के नाते से बहादुरी दिखानी थी। वो हिना को कहकर नीचे किचन की जानी बढ़ गई। इतने अंधेरे में तो इसकी सही से हवा निकल गई थी। इनका घर सुनसान इलाके में था, जहाँ रात के 11 बजे ही कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आने लगती थी। अभी तो रात का 1 बज रहा था तो कुत्तों की आवाज़ें बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। वो आयत कुर्सी पढ़ते हुए किचन की जानी बढ़ी, फिर से बोतल निकाल कर अभी वो पलटी थी कि किसी सख्त चीज़ से टकरा कर पीछे होगी। फिर से बोतल निकाल कर अभी वो पलटी थी कि किसी सख्त चीज़ से टकरा कर पीछे होगी। हाय अल्लाह, मेरा सर, ये दीवार बीच में कहाँ से आ गई? एहतशाम जो पानी पीने किचन में आया था, इसके मुंह से खुद को दीवार सुनकर अच्छा खासा बदमज़ा हुआ। मैं तुम्हें कहाँ से दीवार नज़र आ रहा हूँ? एहतशाम ने बहुत ही आराम से पूछा, जबकि नूर किसी इंसान की आवाज़ सुनते ही चीखती, लेकिन इससे पहले ही एहतशाम ने से मुँह पर अपना हाथ रख चुका था। मुझे देखकर चीखने क्यों लगती हो तुम? हाथ हटा रहा हूँ, चीखना मत। एहतशाम ने अपना हाथ हटाया और किचन का नाइट बल्ब ऑन कर दिया। आप कौन है? नूर अपने सामने खड़े शख्स से पूछ रही थी, जैसे शायद वो शाज़मा से मिलने के वक्त इग्नोर कर चुकी थी। तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? एहतशाम ने इसका जवाब देने की वजह से सवाल किया, और इसका जवाब सुनकर तो मानो इसका दिल चाहा कि अपना सर दीवार में माँ ले गलती कर दी इसने। इससे पूछ कर एहतशाम भाई, पहली मुलाकात में इसने इसे भाई बना दिया था। वो बिना कुछ बोले वापस अपने कमरे में आ गए, जबकि नूर वहाँ खड़े ये सोचकर परेशान हो रही थी कि कहीं इसने गलत नाम तो नहीं ले लिया जो वो वापस ऐसे ही चला गया। खैर मुझे क्या कहती है, अपने कमरे की जाने बढ़ गई। सुबह हुई तो सब नाश्ते के टेबल पर नाश्ते के साथ साथ हल्की फुल्की बातें भी हो रही थी, जबकि नूर किसी की नज़र खुद पर महसूस करती थी, और जब इधर उधर देखा तो सब अपनी बातों में मसरूफ थे। वो वहम समझ कर जाने दिए, जबकि एहतशाम इससे अभी भी घूर रहा था। रात का बदला भी तो लेना था जो इसने भाई कहने का फ़र्ज़ अदा किया था। नाश्ते के बाद सब ख़वातीन का शॉपिंग पर जाने का प्रोग्राम था, जिसके लिए शारफ दिलो जान से हाजिर था। शॉपिंग मॉल में उन्होंने अच्छी खासी शॉपिंग की थी। शॉपिंग मॉल में उन्होंने अच्छी खासी शॉपिंग की थी, लेकिन अब भी पूरा माल घूमे जा रही थी, जिस पर शारफ अब इनके साथ आकर
जिस पर शारफ अब इनके साथ आकर पछता रहा था। इसके मुताबिक वो इतना बोर ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ और फिर तंग आकर अपनी माँ से पूछने लगा, मम्मा आप लोगों का पूरा शॉपिंग मॉल ख़रीदने का इरादा है क्या? क्योंकि आता तो आप लोग ख़रीद ही चुके हैं और वो फरी ही क्या जो खामोश रह ले। इसने सवाल का जवाब देना अपना फ़र्ज़ समझा। आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, शारफ भाई आपकी जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं कर रहे। रहने दो, फरी भाई की जेब में वैसे भी पैसे नहीं होंगे जो हम पर खर्च करते। और फिर हिना ने भी क्यों पीछे रहती, जबकि शारफ तो फरीक के भाई कहने पर अच्छा खासा बदमज़ा हुआ था। सही कह रहा है शारफ, तुम लोगों ने तो तब तक नहीं जाना जब तक मॉल वाला खुद धिक्का देकर निकाल दे। महविश बेगम ने तीनों लड़कियों से कहा जिनकी शॉपिंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। खाला अम्मी अभी हमने शॉपिंग की ही कहाँ है? फरी ने मासूमी से कहा, जबकि इसकी बात सुनकर शारफ का मुंह खुल गया। शादी की शॉपिंग की ही कहाँ है? तो इन बैग्स में क्या कचरा खरीदा है तुमने? शारफ ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, बिल्कुल ठीक कह रहा है शारफ, बहुत होगी शॉपिंग, किसी की शादी आए तो फिर कर लेना। महविश बेगम तीनों को समझाने वाले अंदाज में बोली, तो फिर ठीक है, एक काम करते हैं, आप ही की शादी कर देते हैं, फिर तो शॉपिंग करनी ही होगी ना। फरी ने मज़े से कहा, जबकि इसकी बात नूर की आंखें हैरत से फैल गई। मेरी जुत्ती की करवा लो शादी। नूर बुरा सा मुंह बनाकर बोली। छोटी मोटी बातें करते सब घर की तरफ रवाना हो गए। मैं भी शाज़मा और फरजाना बेगम किचन में रात के खाने के लिए तैयारी कर रही थी। लॉन्च में बैठे एक तरफ सब लड़कियां अपने नाना को अपनी अपनी चीज़ें दिखाने में मसरूफ़ थी, जबकि दूसरी तरफ सब मर्द हजरात वली और एहतशाम भी साथ ही बैठे थे। डाइनिंग टेबल पर सब खाने में मसरूफ़ थे जब फराज आलम शाह बोले, संडे को मेरे एक करीबी दोस्त की बेटी की शादी है, इसने हम सब को इन्वाइट किया। अब शाज़मा भी यहाँ है तो इसने सबको इन्वाइट किया है। शहबाज अंकल की बेटी बाबा। शाज़मा बेगम ने सवाल किया, जी बेटा शहबाज की बेटी माशाल्लाह से बेटी की शादी कर रहा है वो, और बेटा भी माशाल्लाह से बाप के साथ बिज़नेस संभालता है। फराज साहब बड़े प्यार भरे लहजे में बोले। शहबाज खान और फराज साहब दोनों ही बचपन के दोस्त हैं। इनका फराज साहब के घर के बचपन से बहुत आना जाना है, जिसकी वजह से दोनों घरों में काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं। नानो आपको पता है हम शॉपिंग मॉल में यही बातें कर रहे थे कि किसी की शादी आ जाए तो फरी ने नूर आपी की शादी कर देते हैं बोला। हिना की बात सुनकर जहाँ सब मुस्कुरा कर बात टाल दी, वही तो शाम को बुरा धचका सा लगा। खांसते खांसते इसका पूरा चेहरा सुर्ख हो गया था। आराम से बेटा। महविश बेगम ने जल्दी से इसे पानी का गिलास थमाया था। एहतशाम ने कनखियों से नूर को घूरा, जो किसी की बात का बिना असर लिए खाने से इंसाफ करने में मसरूफ़ थी। आप लोग संडे को तैयार रहना, सब साथ ही चलेंगे। फराज साहब एक बार फिर बोले तो सब ने इस बात में सरला दी। इतवार का दिन भी आ गया था जहाँ सब शादी में जाने में मसरूफ़ थे। तीनों लड़कियाँ कमरे में चारों तरफ कपड़े फैलाए अभी तक ये सोच रही थी कि क्या पहने। वहीं शाज़मा, महविश और फरजाना बेगम तैयार होकर इन तीनों को जल्दी तैयार होने का कहने के साथ साथ अच्छी खासी सलवतें भी सुना चुकी थी, जबकि मर्द हजरात सब तैयार होकर लॉन्च में बैठे सब खवातीन का इंतजार कर रहे थे, जिनका शायद आ जाने का कोई इरादा ही नहीं था। जैन और गाजी ने सफ़ेद कुर्ता शलवार के साथ मेरून बास्केट पहनी थी। शाफ ने सुरमई रंग का कुर्ता पहना था। वली ने भी सफ़ेद रंग का कुर्ता पहना था, जबकि तशाम ने स्याह रंग का कुर्ते के ऊपर स्याह शॉल ली थी। तीनों लड़कियां तैयार होकर नीचे आई तो सभी इन्हें देखकर माशाल्लाह कहने लगी। तीनों ने फ्रॉक पहनी थी। हिना ने लाइट पिंक कलर की फ्रॉक पर पिंक की हिजाब लिए बराए नाम सा मेकअप किए वो किसी का दिल बुरी तरह से हला गई थी, जबकि फ्रिया ने नेवी ब्लू कलर की फ्रॉक पर प्यारा सा हिजाब बांधे वो सीधा शाफ के दिल में उतर रही थी, जबकि नूरलैन ने सुर्ख फ्रॉक के साथ चूड़ीदार पजामे पर हिजाब लिए मेकअप के नाम पर लाइट सी लिपस्टिक लगाए वो नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। तशाम को तो उसे देखकर सकता रह गया। इसे एक बार फिर ऐसा लगा कि जैसे आसमान से कोई परी उतर आई है। वो खुद को कंपोज करता बड़ी मुश्किल से इस पर से नज़रें हटाई थी। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं मेरी बच्चियाँ, अल्लाह नज़रें बद से बचाए। शाज़मा बेगम ने तीनों को काला टीका लगाते हुए प्यार से कहा, मामा आपने हमारे तो कभी नहीं लगाया काला टीका। और फिर शारफ तो अपना चुप रहना गुनाह समझता था क्योंकि लड़कों को नज़र नहीं लगती। तरह का जवाब आया। शारफ ने मुकाबले खड़ी इस टिड्डी को घूरा जो आज भी बन संवर कर हवा में उड़ी थी। तुम दोनों बाद में लड़ लेना, पहले बहुत देर हो गई है। वली अपनी कलाई पर घड़ी बांधते देखकर बंदी घड़ी देखकर बोला। सब गाड़ी में बैठकर हाल की तरफ रवाना हो गए। वो लोग हाल पहुंचे तो तकरीबन सारे मेहमान आ चुके थे। फराज साहब शहबाज साहब को देखकर इनसे गले मिले। मैं भी शाज़मा, फरजाना बेगम, सादिया शहबाज साहब की वाइफ के साथ बातों में मसरूफ़ होगी। वली और एहतशाम भी सब मर्द हजरात के साथ इधर उधर की बातों में मसरूफ़ थे, जबकि हिना, फरी और नूर एक जगह टेबल पर बैठे सख्त बोर हो रहे थे। तभी इन्हें फराज साहब की आवाज़ आई तो वो तीनों इनके पास चल दी। ये हैं मेरी तीनों नवासी, हिना, फ्रिया और मेरी सबसे बड़ी नवासी नूरलैन। फराज साहब ने मुस्कुराते हुए तीनों का तारुफ करवाया। तभी इन सब के अकब में किसी मर्द के सलाम करने की आवाज़ गूंजी। पीछे मुड़कर देखा तो शहबाज साहब मुस्कुराकर इसके करीब गए और सबसे तारुफ कराए। ये मेरा बड़ा बेटा अज़बान खान
स्याह काली आंखें, स्याह काले बाल जो जलसे की मदद से नफासत से सेट हुए थे। 6 फुट से निकलता कद वो बिलाशुबा एक पुरवकार शख्सियत का मालिक था। जहाँ सब आसमान से खुश असलूबी से मेरे थे, वही तशाम इसे देखकर कुछ खास खुश नहीं था। आसमान की आंखें बेसाख्ता थोड़ी दूर खड़ी नूर पर गई और फिर चपना भूल गई। आसमान को अपनी आंखें इस पर से हटाना सबसे मुश्किल काम लग रहा था। वो यकटक इसे देखने में मसरूफ़ था। जब इसे अपने बाबा की आवाज़ सुनाई दी, वो गला खंखारता इनके पास चल दिया। एहतशाम ने ये मंजर देखकर गुस्से से मुठिया की बींची आंखों में गुस्से से सुर्ख हो गई थी। इसका दिल किया कि अज़बान का कत्ल कर दे। आंखों में गुस्सा लिए वो अभी भी अज़बान को गौर से देख रहा था जब अपने पीछे किसी की आवाज़ सुनाई दी, बस कर दे, क्या आंखों से ही कत्ल कर देगा ऐसे? वली ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, जो इसे कब से अज़बान को गौर से घूरता देख रहा था। दिल तो यही चाह रहा है कि इसका कत्ल कर दूं। खैरियत है, क्यों कातिल बनना चाह रहा है तू? वली ने इसकी बात सुनकर हैरानगी से जवाब दिया। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, शारफ साहब इनके बीच तशरीफ़ ले आए। यार भाई, खाना कब खुलेगा? कसम से अब तो भूख के हमारे पेट में चूहे डांस कर रहे हैं। शारफ ने भूख से नडाल होते हुए पूछा, बेटा ये पाकिस्तान है, यहाँ 11 बजे से पहले खाना नहीं मिलता। वली ने इसकी हालत देखते हुए मजाक में कहा, जहाँ शारफ साहब दिल पर ले गए, मतलब 3 घंटे मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक तो मेरी रूह मेरे जिस्म से परवाज़ कर जाएगी। इसकी ड्रामेबाजी देखकर वली और तशाम दोनों ने नफ़ी में सर हिलाया। सबको अपनी पड़ी है, तशाम तेज़ लहजे में कहता वहाँ से निकल गया। उन्होंने क्यों सड़े हुए कद्दू की तरह अपना मुंह सड़ाया हुआ है? शारफ ने अपने भाई को गुस्से में जाता देखकर वली से पूछा, जाकर खुद ही पूछ लो। माफ़ कर दे, मुझे अपना हैंडसम सा चेहरा बिगड़वाने का कोई शौक़ नहीं है। शारफ अपने दोनों गालों पर हाथ रखते हुए बोला। वो लोग खाना खाने के बाद सबको खुदाफिज कहकर घर की जानिब चल दिए। सब लोग अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो गए। तशाम ने भी करीब में ही घर ले लिया था। इनका भी अब सीधा अपने घर जाने का इरादा था। हाल से ही अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो गई। इन्हें पाकिस्तान आए 1 महीना हो गया था। ज़िंदगी अपने मामूल पर वापस आ गई थी। सब अपने अपने कामों में फिर से मसरूफ़ हो गए थे, जबकि तशाम साहब मोहब्बत की पहली सीढ़ी चढ़ चुके थे और अब दुश्मन जहाँ का दीदार शिद्दत से याद आ रहा था। हिना ने भी फ्रिया के कॉलेज में इसी की क्लास में एडमिशन ले लिया था, इसलिए दोनों एक साथ आती जाती। शारफ ने भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया था। हफ्ते का दिन था, सब लोग एक बार फिर शाम महल में मौजूद थे। छुट्टी की वजह से सब यहाँ आ गए थे, जबकि नूर की यूनिवर्सिटी में एग्जीबिशन था जिसकी वजह से वो लेट आने वाली थी। मैं भी नूर को कॉल करके पूछो कब तक आएगी। लॉन्च में सबके साथ बैठी शाहजहां बेगम बोली, आपा मैंने थोड़ी देर पहले कॉल की थी तो वो यूनिवर्सिटी में ही थी, मैं करती हूँ दोबारा। मैं विश बेगम बोलकर कॉल मिलाने लगी, जबकि दूसरी तरफ तशाम पर शान सा बैठा था। शाम के 6 बज रहे थे और वो अब तक नहीं आए थे। यूनिवर्सिटी से निकलते नूर अपना मोबाइल की आवाज़ पर बैग से मोबाइल निकालने लगी। अपनी माँ की कॉल देकर फ़ौरन कॉल उठाई, कहीं ऐसा ना हो कि मोबाइल से निकल कर ही मारना ना शुरू कर दें। हेलो नूर, कहाँ हो? 6 बज गए हैं, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, रात होने वाली है अब तो। अगर तुम 10 मिनट में ना पहुँची ना तो फिर देखना। नूर ने जैसे फ़ोन उठाया, अपनी माँ की आवाज़ सुनते इसने अपने कदमों की रफ्तार तेज़ की। अम्मा फ़िक्र ना करें, मैं बस 10 मिनट में पहुँच रही हूँ। अपनी माँ को मुतमिन करती तेज़ चलने लगी। यूनिवर्सिटी से घर का रास्ता वॉकिंग डिस्टेंस पर था, तो आना जाना वो अकेली ही करती थी। वो भी आधे ही रास्ते पर पहुंची थी कि जब इसे अपने पीछे किसी की कदमों की चाप सुनाई दी। 2-3 दिन से वो ऐसा ही महसूस हो रहा था जैसे इसका कोई पीछा कर रहा, मगर अपने वहम पर छोड़ दिया, इसलिए घर में भी किसी को कुछ नहीं बताया। आज भी इससे ऐसा ही महसूस हुआ। इसने रुककर देखा तो पीछे से कदमों की चाप भी आना बंद होगी। वो आयत कुर्सी पढ़ती तेज़ी तेज़ी चलने लगी। पीछे भी कदमों की आवाज़ तेज़ होने लगी, मतलब वो जो कोई भी है वो इसका पीछा कर रहा है, ये इसका कोई वहम नहीं है। घबराहट से इसे पसीना आने लगे, डर से आंखों में आंसू आने लगे थे। कदमों की आवाज़ करीब से आने लगी। इसने अपनी रफ्तार तेज़ की। घर के दरवाजे पर पहुंचकर इसने सुकून का सांस लिया। ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाने लगी। दरवाज़ा खुलते ही वो फ़ौरन अंदर दाखिल हो गई और अंदर से गेट को लॉक कर दिया। वो फल्ला, आप ही क्या दरवाज़ा तोड़ने का इरादा था आपका? फरी इसके ज़ोर से दरवाज़ा बजाने पर मुँह बनाकर बोली, मगर जब दूसरी तरफ से कोई जवाब ना आया तो इसने नूर को कंधों से पकड़कर झंझोड़ा, आप ही कहाँ गुम हो और इतने पसीने क्यों आ रहे हैं आपको? फरी ने इसके चेहरे का जायजा लेते हुए पूछा। कुछ नहीं, नूर कपकपाती आवाज़ में बोली, आंखें झुकी रखी कि कहीं फरी इसकी आंखों में खौफ ना देख ले। अच्छा अंदर चलो, सब तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। फरी इसका हाथ पकड़कर लॉन्च में ले गई। वो दोनों लॉन्च में दाखिल हुई तो सबके कहकों की आवाज़ें आ रही थी। इसने बिना किसी से नज़र मिलाए लड़खड़ाती आवाज़ में सबको सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। किसी ने बिना कुछ नोट किए मुस्कुराकर सलाम का जवाब दिया, सिवाय एक इंसान के। तशाम ने इसका किसी से नज़रें ना मिलाकर बात करना बड़ी शिद्दत से नोट किया था। वो इसकी नूरुलैन तो अलग ही नहीं
लग ही नहीं रही थी, जो हर वक्त चहल पहल करती रहती, हंसती रहती, ये तो कोई डरी सहमी नूरलैन लग रही थी। नूर की नज़रें बेसाख्ता उठी और एहतशाम की नज़रों से टकरा गई। एहतशाम इसकी आंखों में बेइंतहा खौफ देखकर साकत रह गई। इसकी गर्दन की रगें तन गई। इसकी ऐसी हालत देखकर इसका दिल किया कि इस शख्स को जान से मार दे जिसने इसकी नूर को इस कदर खौफजदा कर दिया है। नूर इसकी आंखों से कंफ्यूज होती नजरें फेर गई और फरी और हिना से बातें करने लगी। खाना खाने के बाद सब थोड़ी बहुत बातें करने अपने कमरे में सोने चले गए। वीकेंड की वजह से सब का पूरा मिहिर होने का था। सर्दी होने की वजह से सब जल्दी सो गए थे। रात की किसी पहर नूर की आंख खुल गई। घड़ी में टाइम देखा तो रात का 1 बज रहा था। प्यास की शिद्दत से इसका गला खुश्क हो गया। वो हिम्मत करती आयतल कुर्सी पड़ती किचन की जाने बढ़ गई। एहतशाम जो नींद आने की वजह से लॉन में ठहरा था, किचन की लाइट ऑन देखी तो अंदर आया। नूर बोतल लेकर जैसे ही मुड़ी अपने पीछे एहतशाम को देखकर एकदम से डर कर पीछे हो गई। हाय अल्लाह जी, आपने क्या मुझे डराने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है? नूर अपना सांस बहाल करती हुई बोली, तुम खुद डर जाती हो, इसमें मेरा मैं क्या कर सकता हूँ? एहतशाम सीने पर हाथ बांधे आराम से बोला, मैं खुद नहीं डरती, आप ही हमेशा जिन की तरह नाजिल हो जाते हैं। नूर भी तनकर बोली, मैं तुम्हें किस एंगल से जिन लग रहा हूँ? एहतशाम इससे बात करना चाहता था, शायद वो अपनी परेशानी से बता दे, और इसने खुद से पूछना मुनासिब नहीं समझा हर एंगल से। वो मुंह चढ़ाकर जाने लगी जब एहतशाम की आवाज़ पर रुकी। इसकी एन कहने पर नूर की धड़कनें बेख्तियार तेज़ हो गई। चेहरा सुर्ख हो गया था। इसे खुद भी अपनी कैफियत समझ नहीं आ रही थी। आज से पहले किसी ने इस नाम से नहीं बुलाया था। अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो या कुछ भी मसला हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। वो बिना पलटे से सुन रही थी, बल्कि ये कहना ठीक होगा कि अपनी धड़कनों को संभाल रही थी। वो बिना कुछ बोले इस बात में सहलाती वहाँ से फ़ौरन भाग गई। एहतशाम इसकी तेज़ी देखकर हंसते हुए अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। वो एक खंडरनुमा जगह थी जहाँ जगह जगह आश्रय रखे थे। ये इन लोगों की खुफिया जगह थी। इनका गैंग 30-40 बंदों का था जो दुनिया भर में एक्स गैंग के नाम से जाने जाते थे। वो लोग मासूम बच्चों और लड़कियों को अगवा करके इनको अपनी हवस का निशाना बना कर बेच देते थे। काला धंधा करते वो लोग इतना आगे बढ़ चुके थे कि पुलिस भी इनको पकड़ने में नाकाम रहती थी। ऐसे में एक आदमी सच झुकाते इसके सामने आए, जो सोफे पर टांग रखे सिगार पी रहा था। काले स्याह बाल, काला 3-piece सूट पहने, काली आंखें, चेहरे पर दरिंदगी साफ ज़ाहिर थी। क्या हुआ? इसने गर्जदार आवाज़ में पूछा। सर वो लड़की नहीं मिली। फरीद जो इसी के गैंग का मेंबर था डरते डरते बोला, तुमसे एक आसान सा काम नहीं हुआ। इसने फरीद का गिरबान पकड़ते धारते हुए कहा, सॉरी सर, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, मैं इसे आपके पास ले आऊँगा। फरीद कपकपाती आवाज़ में बोला, कहीं इसका बॉस इसका कत्ल ही ना करे। तुम्हारे पास 1 हफ्ता है कि मैं किसी काम से दुबई जा रहा हूँ। मैं जब वापस आऊँ तो वो लड़की मेरे सामने होनी चाहिए, वरना तुम अपनी ज़िंदगी की आखिरी दिन जी लेना। वो सुर्ख आंखें लिए कराते हुए कहते बाहर निकल गया। रात के खाने से फारिग होकर सब लॉन्च में चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, सिवाय फरी और हिना के, नूर के। जबकि शारिफ ज़ैन और गाजी के साथ कमरे में गेम खेल रहा था। जबकि शाज़मा बेगम ने सबको अपनी तरफ मतवज्जो किया। बाबा, वो आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बेटा बोलो, क्या बात करनी थी? फराज साहब ने पूछा। हाँ आपा, क्या बात है? फरजाना और महविश बेगम ने भी पूछा। वो मेरी दोस्त है ना शर्मीन, इसकी कॉल आई थी, इसने अपने बेटे शाहजैन के लिए हिना का रिश्ता मांगा है। इससे बात सुनकर किसी के चेहरों पर बहुत खुशी झलक रही थी तो कोई बिल्कुल मुरझा गया था। महविश बेगम जो हिना को अपनी बहू बनाना चाहती थी थोड़ी उदास थी, लेकिन अपनी भांजी के लिए खुश भी थी। फराज साहब अपनी बेटी की बात सुनकर सोच में पड़ गए। उन्होंने तो हमेशा से हिना को वली के लिए सोचा था। घर की बच्ची घर में ही रहेगी और फिर दोनों बच्चे इन्हें दिलो जान से अजीज थे, मगर वो अपना फैसला किसी पर मुसलत नहीं करना चाहते थे। वली जिसके चेहरे पर ज़ाहिर तो नॉर्मल तासुरात थे, लेकिन अपनी खाला की बात सुनकर इसे ऐसा लगा जैसे किसी ने जिस्म से रूह निकाल दी हो। वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता सिवाय इसके कि इसकी हिना किसी और की हो जाए। बचपन से जिससे बेइंतहा मोहब्बत की हो, इसका नाम किसी और के नाम के साथ जुड़े। ये वली अहमद शाह की बर्दाश्त से बाहर था। वो बिना कुछ बोले उठा और बाहर लौन की जाने बढ़ गया। मगर आपा, हिना भी बहुत छोटी है। महविश बेगम बोली, शर्मीन अभी सिर्फ मंगनी करना चाह रही हैं, बाकी शादी हिना की ग्रेजुएशन के बाद ही करेंगे। बाबा आप क्या कहते हैं? मुझे तो शाहजैन पसंद है, देखा भला बच्चा है। शाहजहाँ बेगम मुस्कुराहट के साथ बोली, शाहजैन बिलाशुबा बहुत अच्छा बच्चा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैंने कुछ और सोचा था। फराज साहब की आवाज़ पर सब इनकी तरफ देने लगे। क्या सोचा था आपने? बाबा, शाज़मा, महविश और फरजाना बेगम तीनों ने साथ पूछा। हिना को वली के लिए। तुझे क्या हुआ है? एहतशाम लॉन में खड़े वली को देख रहा था। कुछ नहीं, वली नॉर्मल तासुरात लिए बोला। तो फिर उठकर बाहर क्यों आ गया? एहतशाम ने फिर से पूछा। ऑफिस से कॉल थी, वही अटेंड करने बाहर आया था। वली नजरें चढ़ाते हुए बोला, वली साहब संडे को कौन सा ऑफिस खुलता है? एहतशाम ने संजीदगी से पूछा। यार मेरा मैनेजर था, इसी की कॉल थी। क्यों, तेरा मैनेजर तेरी महबूबा है जो रात के इस वक्त तुझसे तेरा हाल पूछ रहा है? वली साहब, अगर आप थोड़ी देर और अंदर रुक जाते तो यहाँ रूठी हुई महबूबा की तरह बैठे ना होते। एहतशाम इसे बाजू से झंझोड़ते हुए बोला। क्या मतलब? वली माथे पर
माथे पर बल लिए बोला, मतलब तू खुद अंदर जाकर पूछ ले। एहतशाम इसके बाजू छोड़ता अंदर की जानिब बढ़ गया। वली भी इसके पीछे पीछे चल दिया। वली और हिना शाहजहां बेगम हैरानी से अपने बाप की तरफ देखती हुई बोली। फराज आलम शाह की बात सुनकर लॉन्च में बैठे लोगों को चुप लग गई थी। मेरी शुरू से यही ख्वाहिश थी मगर मैं अपना फैसला किसी भी मुसलत नहीं करना चाहता था, और फिर घर की बच्ची घर में ही रहेगी तो मुझे तसल्ली रहेगी, लेकिन आखिरी फैसला तो बेटा आपका ही होगा। आपका मुझसे ज़्यादा हक है फैसला करने का। तुम सबको जो बेहतर लगे। बाबा आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम सबसे ज़्यादा आपका हक है बच्चों पर, आपके घर के बड़े हैं, आप जो बोलेंगे वही होगा। मैं शर्मीन को मना कर दूंगी। शाज़मा बेगम ने अपने बाप का मुरझाया हुआ चेहरा देखते हुए हामी भरी। ख्वाहिश तो इनकी भी यही थी, वो भी यही चाहती थी कि इनकी बच्ची इनकी नज़रों के सामने रहे, मगर अपनी इस ख्वाहिश को कभी ज़बान पर ना लाई कि शायद बाकी लोग इस बात पर रजामंद ना। मगर आज अपने बाप की बात सुनकर इनके दिल को इत्मीनान सा हो गया। जी बाबा आपा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बच्चों पर पहला हक आपका है, आप जो फैसला करेंगे वो कभी गलत थोड़ी होगा। मैं विश बेगम जो कुछ देर पहले उदास बैठी थी, इन सब की बात सुनकर फूले नहीं समा रही थी। इनकी तो ये बचपन से ही ख्वाहिश थी कि हिना को अपनी बहू बनाए। इन्हें हिना बिल्कुल अपनी नूरुल जितनी अजीज़ थी। आप लोग एक बार बच्चों से भी पूछ लो, इनकी रजामंदी भी ज़रूरी है। फराज साहब मुस्कुराते हुए बोले, मामा लड़का तो राजी है, बस हिना से पूछ लीजिएगा। सब एक दूसरे से बातों में मसरूफ थे, तभी पीछे से एहतशाम की आवाज़ गूंजी। वली जो इसके पीछे आ रहा था, इसकी बात सुनकर जोर से एहतशाम की पुश्त पर मुक्का जड़ दिया। वली बेटा तुम्हें कोई इतराज़ तो नहीं है ना? मैं विश बेगम थोड़ा करीब आती आंखों में ढेरों पे उम्मीद लिए से पूछ रही थी। वली जिसको अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, वो जब उठ कर गया था तब तो कुछ और ही बात थी, मगर आज इससे ऐसा लग रहा था जैसे इसे पूरी कायनात मिल गई हो, जिससे बेइंतहा मोहब्बत की थी इसने, वो इसकी हो जाएगी। ये सोच के इसके वजूद को सुकून पहुंचा रही थी। मामा आप सबको जो बेहतर लगे, आप जो भी फैसला करेंगे मुझे वो मंजूर है। अपने बेटी की बात सुनकर महविश बेगम इसके माथे पर प्यार किया। सब एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। अफू आप जो भी फैसला करेंगी मुझे मंजूर है। आया बड़ा बाहिर तो बड़ा देवदास बना बैठा था, अब देखो कैसे बतीसी निकल रही है साहबजादे की। एहतशाम ने इसकी नकल उतारते हुए शाती अंदाज में बोला, तू रुक जा बेटा तू रुक जा बेटा, तुझसे तो मैं बाद में सारे साहब पूरे करूंगा। वली इसके कंधे पर हाथ मारते चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लिए बोला। ठंडी हवा ने सुबह को मज़ीद खुशगवार बना दी थी। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ भी फ़िज़ा में मौजूद थी। ऐसे ही शाह महल में हर तरफ चहल पहल थी, हर कोई इधर उधर के कामों में मसरूफ़ था। शाह महल में मंगनी की तैयारी अरूज पर थी। जुमे के दिन वली और हिना की मंगनी का फंक्शन रखा गया था। फराज आलम शाह की ख्वाहिश पर तकरीब की सारी तैयारियां और मंगनी का फंक्शन के घर से हो, जिसकी वजह से तमाम लोग यही क्याम थे। वक़्त कम था और काम ज़्यादा। छोटी सी तकरीब में भी अच्छे खासे काम निकल आते हैं। खाला अम्मी पूछ रही हैं कि मार्केट कब तक जाना है, फिर वापसी पर हिना का सूट भी तो लेने है टेलर से। नूर ने शाज़मा के कमरे में दाखिल होते पूछा, बेटा बस एहतशाम आ जाए फिर चलते हैं इसके साथ। एहतशाम भाई क्यों? हम शाह भाई के साथ चलते हैं ना, मेरा मतलब है कि अगर इन्हें आने में देर होगी तो। नूर ने इनकी बात सुनकर फ़ौरन बोल पड़ी। रात के बाद तो जैसे इसने कसम खा ली थी कि आप एहतशाम के सामने नहीं आएगी, नहीं होगी देर। अभी वो कुछ और बोलती, अपने पीछे से इसकी आवाज़ सुन के नूर को लगा कि जैसे इसके पैर ज़मीन में ही बॉस हो गए हों। अच्छा हुआ बेटा तुम जल्दी आ गए, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। मैं भी शोर फरजाना को बोल देती हूँ, फिर चलते हैं मार्केट। वो कहती हुई कमरे से बाहर निकल गई। नूर भी जाने के लिए मुड़ी। जब इसे एहतशाम की आवाज़ सुनाई दी, मुझसे छुप रही हो, हाथों को बांधते वो नॉर्मल तासरात लिए इससे पूछ रहा था। नहीं तो वो लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, तो फिर मेरे साथ जाने में क्या मसला है? वो इसके बेहद करीब होते हुए तेज़ लहजे में बोला, कोई मसला नहीं है। नूर इसके करीब आने पर गड़बड़ा कर पीछे हुई। अच्छा अगर कोई मसला नहीं है तो मेरे साथ जाने से मना क्यों कर रही थी? मैं आपका पेट्रोल बचाना चाहती थी। हाँ, इसकी बेतुकी बात पे तो शाम का भी सख्ता कहका गूंजा था, तुम्हें मेरे पेट्रोल की फिक्र करने की जरूरत नहीं, और हाँ मुझे इससे दूर जाने का सोचना भी मत। वो कहता हुआ कमरे से निकल गया। जबकि इसकी आखिरी बात सुनकर नूर की धड़कन एक बार फिर तेज़ हुई थी। एक अजीब सा एहसास था जिसे जानने से वो भी कासिर थी। चेहरा सुर्ख हो चुका था। अपने ख्यालों को झड़कती कमरे से बाहर निकल गई। देखते देखते जुमे का दिन भी आ गया। मंगनी के फंक्शन का इंतजाम बाहर लॉन में किया गया था। घर के सब ही लोग तैयार होकर नीचे मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। फरजाद साहब अपने दोनों दामादों के साथ मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। वहीं शाज़मा और फरजाना भी मेहमानों से मिल रही थी। एहतशाम और शारफ जो दोनों सफ़ेद रंग का कुर्ता पहने कंधों पर शाल डाले बाकी के काम देख रहे थे, और एहतशाम ने पूरे शाफ पर डाल दिए थे।
जबकि दूसरी तरफ वली जो सफ़ेद रंग का कुर्ता और ऊपर सफ़ेदी वास्कट पहने अपनी दुल्हन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। महविश बेगम जो तकरीबन 5वीं मरतबा इन तीनों को बुलाने आई थी, जिनकी तैयारी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हिना को नूर और फ़रिया ने ही तैयार किया था। फ़री के मुताबिक इससे अच्छा मेकअप आर्टिस्ट कहाँ मिलेगा। बस कर दो लड़कियों, नीचे सारे मेहमान आ गए और तुम लोगों की तैयारी ख़त्म नहीं हो रही। अभी ये हाल है तो शादी पर क्या होगा। वो अभी बोल ही रही थी जब हिना जो पलट कर खड़ी थी, अपना रुख इनकी तरफ किया तो महविश बेगम एकदम खामोश हो गई। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, किसी की नजर न लगे मेरी बच्ची को, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। महविश बेगम आंखों में नमी लिए इनके माथे पर प्यार करती हुई बोली, खाला मैं ये सब आपकी भांजी का कमाल है। फरीक अदा से बोली, मगर महविश बेगम इनकी सुन ही कहाँ रही थी। वो बस अपनी बहू की नजर उतारने में मसरूफ थी। अम्मा आपकी एक अदर बेटी और एक और भांजी भी है। नूर मुंह बनाकर बोली, हाँ हाँ तुम दोनों भी बहुत अच्छी लग रही हो माशाल्लाह से। महविश बेगम ने दोनों को प्यार करते हुए कहा, अच्छा चलो अब जल्दी नीचे सब इंतजार करें। वो कहती इन तीनों को लेकर नीचे चल दी। एक आदमी सोफे पर बैठा सिगरेट सुलगा रहा था, आंखों को बंद किए सर पीछे सोफे की तरफ गिराए थे। तभी अपने साथी की आवाज़ पर सीधा होते बैठा, फरीद इस लड़की का क्या करना है सर? कल शाम की फ्लाइट से वापस आ रहे हैं और अगर इन्हें वो लड़की नहीं मिली तो वो हम दोनों को जान से मार देंगे। वो इसके साथ बैठता परेशानी से बोला, मुझे पता है क्या करना है, हम आज रात इसे किडनैप कर लेंगे। अब मेरा प्लान गौर से सुनो और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। चेहरे पर शातन मुस्कुरा ली वो अपना सारा प्लान समझाने लगा। हिना नूर और फरी के सालों में दाखिल हुई तो सबकी नजरें इन तीनों पर मरकोज थी। वो तीनों ही लग ही इतनी प्यारी रही थी। वली तो हिना को यकटक देखने में मसरूफ था, जो लाइट ब्लू कलर की मैक्सी पहने बेहद हसीन लग रही थी। फरी जो बेबी पिंक कलर की मैक्सी पहने हम रंग का हिजाब लिए वो सीधा शाहरुख के दिल में उतर रही थी, जबकि नूर जो सफ़ेद रंग की मैक्सी पहने लाइट सा मेकअप किए पिंक हिजाब लिए बहुत सी नज़रों को अपनी तरफ मरकोज कर चुकी थी। जाने बगैर के किसी का दिल इसे देखकर धड़कना भूल गया था। एहतशाम जो किसी काम से बाहर जाने के लिए पलटा था, उसे देखकर अपनी जगह साकत रह गई। इसे नूर पर से नजर हटाना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम लग रहा था। वो सफ़ेद रंग पहने कोई परी लग रही थी, जिसे वो सारी दुनिया से छुपाकर खुद में समेटना चाहता था। हिना को वली के साथ लाकर बैठाया गया। मंगनी की रस्म भी अदा हुई तो सब खाने में मसरूफ़ हो गए। फरी, नूर और इनकी कुछ दोस्तें सब ही टेबल पर बैठी थे जब नूर इनसे एक्सक्यूज़ करती उठी और अंदर घर की जानी बढ़ गई। शाम से ही इसका दिल घबरा रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला हो। वो गेस्ट रूम में दाखिल हुई थी कि किचन से कुछ गिरने की आवाज़ आई। वो आवाज़ सुनते किचन की जानी बढ़ी। किचन की लाइट ऑन करने के लिए अभी बटन खोला ही था कि घर की बिजली चली गई। अंधेरे में इसे घबराहट होने लगी थी, चेहरे पर बेतहाशा पसीने थे। वो बाहर की जाने मुड़ी थी कि अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो मदद के लिए किसी को बुलाती, इससे पहले किसी ने इसके मुँह पर हाथ रख दिया। वो इससे अपना आपस छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर हर कोशिश नाकाम हुई थी। आंखों से आंसू रवा थे। बस दिल में एक ही दुआ थी कि अल्लाह मियाँ प्लीज़ मुझे बचा लें, मेरी इज़्ज़त की हिफाजत करना मेरे अल्लाह। आंखों में आंसू के लिए वो एक ही दुआ कर रही थी। इसे अपनी गिरफ्त ढीली पड़ती हुई महसूस हुई। इसने पीछे मुड़कर देखा तो शख्स जो इसे जकड़े हुए था अब ज़मीन पर औंधे मुंह पड़ा था। इसने अपने दाएं खड़े इस शख्स को देखा जिसने इसकी जान बचाई थी। वो एक फरिश्ता ही तो था इसके लिए, जिसने आज इसकी इज़्ज़त पामाल होने से बचाई थी, और वो कोई और नहीं अज़बान खान था। इससे पहले कि वो अज़बान से कुछ कहती हुई अपने होश गंवा बैठी थी। इसकी आँख खुली तो अपने सामने सारे घर वालों को देखा। बराबर में बैठी अपनी माँ को देखकर एक बार फिर आंखों में आंसू आ गए। वो बेड से टेक लगाती उठ के बैठ गई। नूर, तुम किचन में बेहोश कैसे हो गई थी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? इसके दाएं जानिब बैठी शाज़मा ने इसका सर सुलाते हुए पूछा। तो इसने एक नज़र दरवाजे की जानिब खड़े अज़बान को देखा जो इसे ही देख रहा था। दोनों की नज़रें टकराई। नूर ने बेसाता नज़रें झुका ली, लड़खड़ाती आवाज़ें बोली, वो मेरा बीपी लो हो गया था, सुबह से कुछ खाया नहीं था ना, इसलिए चक्कर आ गया। अपना आंसू जब्त करते हुए नज़रें झुकाकर बोली, तुमने तो हमें परेशान ही कर दिया था। महविश बेगम ने इसे गले लगाते फ़िक्रमंदी में बोली, सॉरी अम्मा। नूर भीगी आवाज़ में बोली, नूर तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को भिजवाती हूँ। शाहजहां बेगम बोली और कमरे से बाहर निकल गई। इनके पीछे सभी निकल गए सिवाय वली के। वो नूर के पास आता इसके दाएं जानी बैठ गया। गुड़िया तुम ठीक हो ना? वली इसके सर पर हाथ फेरते प्यार से पूछ रहा था। भाई मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। इसका दिल चाहा कि सब वली को बता दे, मगर वो किसी को अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहती थी। नूरे, एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ है, चाहे कुछ भी हो जाए। वली इसके माथे पर प्यार करता बोला। थोड़ी देर गुजरी थी कि फरी खाना ले आई। नूर खाना खाकर एक बार फिर नींद की वादियों में खो गई थी। मंगनी का फंक्शन खत्म हो चुका था। सब अपने अपने घरों को रवाना हो गए थे। रात के 1 बजे जब यहाँ सब अपने कमरों में चैन की नींद सो रहे थे, वहीं 3 लोग ऐसे थे जिनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। नूर अपने कमरे की बालकोनी में खड़ी थी। इसकी आंखों के सामने आज रात का मंजर किसी फिल्म की तरह चल रहा था।
आंखें एक बार फिर नम हो गई थी। अगर अज़बान वहाँ ना आता, अगर इसने इसे बचाया ना होता तो क्या होता, इसके आगे वो कुछ सोचना भी नहीं चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ अज़बान जो टेरेस पर बैठा कॉफ़ी का मग हाथ में लिए था और दिमाग में बस एक ही सवाल आया था कि आखिर वो शख्स कौन था। कॉफ़ी का मग हाथ में पकड़े वो गहरी सोच में था जब इसका मोबाइल बजा। से नंबर देखते ही फ़ौरन फ़ोन उठाया, मोबाइल कहाँ से लगाते हुए सीढ़ियाँ उतरने लगा और अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। जबकि तशाम जो घर के लॉन में ठहरा था, दिमाग में बस शाज़मा की कई बात घूम रही थी। जब नूर वाला वाक़या हुआ तो इसे किसी काम से बाहर जाना पड़ा, जिसकी वजह से घर में क्या हुआ इसे कुछ नहीं पता था। मगर जब घर वापस आया तो शाज़मा ने इसे सारी बात बताई, मगर इसे नूर की बात का बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। इसे पूरा यकीन था कि नूर का बीपी लो नहीं हुआ है, बात कुछ और है और वो पता लगा कर रहेगा। वो अपने कैबिन में बैठा लैपटॉप पर काम करने में मसरूफ़ था। गंदमी रंगत, काले बाल जो माथे के एक साइड पर थे, काली गहरी आंखें। वो शख्स पुलिस की वर्दी पहने अपने दाएं हाथ की जानिब एसपी का बैज पहने वो एक बारोब शख्सियत का मालिक था। वो अपने काम में मसरूफ़ था जब एक शख्स नॉक करते कैबिन में दाखिल हुआ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या खबर है? लैपटॉप पर नजर जमाई इसने संजीदगी से पूछा। सर, वो फरीद और खालिद का रात से लापता है। पता चला है कि इन दोनों को किसी ने अगवा कर लिया है। इसकी लैपटॉप पर चलते हाथ एकदम रुके थे। वो लैपटॉप बंद करता अपनी कुर्सी से उठ गया। किसने? ये तो नहीं पता सर, मगर हमारी टीम इन दोनों को ढूंढने की कोशिश में लगी है। जैसे ही कोई खबर मिलती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इसका जवाब सुनता वो ऑफिसर कैबिन से बाहर निकल गया। वो खिड़की के पास जा खड़ा हुआ और किसी गहरी सोच में पड़ गया। जिंदगी अपने मामूल पर वापस आ चुकी थी। सब अपनी जिंदगियों में एक बार फिर से मसरूफ हो चुके थे। वली और एहतशाम अपने बिजनेस में मसरूफ हो चुके थे। हिना और फरी के बोर्ड के इम्तिहान होने वाले थे। इस वाक़े को एक हफ्ता गुजर चुका था। इस रात क्या हुआ सब भूल गए, लेकिन इस वाक़े से एन पर बहुत बुरा असर पड़ा था। इस रात के बाद और ना तो वो किसी से ज़्यादा बात करती और ना ही किसी से मिलती। सारा सारा दिन अपने कमरे में रहती। हिना और फरी इससे मिलने आई तो सर में दर्द का कहकर अपने रूम में चली गई। इसका ये रवैया महविश बेगम ने बाखूबी नोट किया था। वो एक हफ्ते से यूनिवर्सिटी भी नहीं जा रही थी। अब तो इन्हें नूर की फ़िक्र इन्हें सताने लगी थी। इनकी हंसती खेलती बच्ची को न जाने किसकी नज़र लगी थी। अभी भी सब रात का खाना खाने के लिए टेबल पर बैठे थे। महविश बेगम इसे बुलाने गई तो इसने भूख नहीं है कह दिया। महविश बेगम इससे खाने के बाद बात करने का इरादा रखती थी। नूर अपने बेड पर बैठी चारों तरफ किताबें फैलाई थी। अगर कोई इसे ऐसे देखता तो यकीनन यही सोचता कि नूर पढ़ रही है, जबकि नूर मैडम तो सामने रखी किताब को घूरने में मसरूफ थी, किसी गहरी सोच में थी। इसे पता ही नहीं चला कि कब महविश बेगम इसके कमरे में आई। नूर, महविश बेगम ने इसे आवाज़ दी तो नूर ने सर उठाकर अपनी माँ को देखा। वो कब आई इसे पता क्यों नहीं चला। अम्मा आप कब आई? इसने किताबें हटाते इन्हें बेड पर बैठाते पूछा। जब तुमने अपना मुंह किताबों में दिया हुआ था, महविश बेगम ने कहा तो वो हंसने लगी। खाना क्यों नहीं खाया? महविश बेगम इसके के चेहरे को देखते हुए बोली, जो हर किस्म के तासुरात से पाक था। भूख नहीं है, वो कहती और अपना सर इनकी गोद में रख लिए। नूर मेरी जान क्या हुआ है? कोई मसला है या किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बताओ। महविश बेगम इसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, अम्मा आप ख्वामख्वाह परेशान हो रही हैं, कुछ नहीं हुआ, मुझे ठीक हूँ मैं। नूर अपनी आंखें बंद करती बोली, माँ की उंगली का लम्स से सुकून दे रहा था। आंखों में बेतहाशा आंसू थे। एक मिनट के लिए इसका दिल किया कि सब कुछ अपनी माँ को बता दे, अपना दिल इनके सामने खोल कर रख दे, इन्हें बताए कि कितनी डर गई है वो, लेकिन अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी। जानती थी कि इसकी माँ का दिल बहुत नाजुक है, इसलिए इरादा तर्क कर दिया। जानती हूँ नूर, अगर इंसान के दिल में कोई ऐसी बात हो जो इसे तकलीफ देती हो तो इससे दूसरों के साथ शेयर कर लेना चाहिए, इससे इसका दिल हल्का हो जाता है। और अगर कोई बेटी किसी तकलीफ से गुजरी हो और वो किसी को अपने दिल का हाल नहीं बताती ना, लेकिन एक माँ ही होती है जिससे सब पता चल जाता है इसकी औलाद को क्या दुख है, वो किस तकलीफ में है। पता है नूर, इंसान के चाहे लाख दोस्त ही क्यों ना हो, लेकिन कभी ऐसी तकलीफ मिलती है जो वो अपने इन लाखों दोस्तों के साथ भी शेयर नहीं करता, क्योंकि इससे शायद ऐसा लगता है कि वो इस पर हंसेंगे, इसका मजाक बनाएंगे। बहुत कम ऐसे दोस्त होते हैं जो आपका हर अच्छे बुरे वक्त में साथ देते हैं, लेकिन कभी कभार किस्मत ऐसा रुख भी दिखाती है जहाँ वो दोस्त भी आपका साथ छोड़ देते हैं। लेकिन एक माँ बाप ही होते हैं जो अपनी औलाद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, हर अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ होते हैं। और एक बेटी के लिए इसकी सबसे अच्छी दोस्त इसकी माँ ही होती है, जो इसे हर बुरे काम से रोकती है, इसका भला सोचती है। मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ नूर। बेटा, ये दुनिया बहुत जालिम है, यहाँ किसी को किसी की परवाह नहीं, सब अपने फ़ायदे के लिए दूसरे की मदद करते हैं। यहाँ कोई किसी का नहीं है सिवाय माँ बाप के, और अगर वो माँ बाप भी चले जाएं तो पीछे औलाद का कोई नहीं रहता। इसलिए अपने लिए लड़ना सीखो, अपने लिए खड़े होना सीखो। तुम जितना डरोगी लोग तुम्हें इतना ही डराएंगे और डरा डरा कर कमज़ोर कर देंगे। मजबूत बनो, हम आज हैं कल नहीं। माँ बाप रहम खा लेते हैं, दुनिया वाले नहीं। नूर इनकी बात बहुत गौर से सुन रही थी। इनकी एक एक बात से फिर से वही मंजर इसकी आंखों के सामने आ गया था। महविश बेगम बोलते जा रही थी और नूर की आंखों में आंसू उभरते जा रहे थे। महविश बेगम चुप हुई तो नूर उठकर बैठ गई और किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी माँ के सीने से लग गई। अम्मा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, आप प्लीज़ ये मरने मराने की बातें मत करें, और सॉरी मैंने आपको इतना परेशान कर दिया। नूर अपनी माँ के सीने से लगी भीगी आवाज़ में बोली, अच्छा बस छोड़ो इन सब बातों को, चलो खाना खाते हैं। महविश बेगम इसे अपने से अलग करती, इसका हाथ पकड़ती नीचे चल दी।
टॉर्चर रूम में 2 शख्स कुर्सी से बंधे हुए थे, जिनमें से एक फरीद था और दूसरा इसका साथी। इन्हें देखकर ये मालूम होता था कि इन दोनों किसी ने बुरी तरह मारा हो। चेहरे पर छोटे-छोटे ब्लेड से कटे निशान थे, जिसकी वजह से इनका चेहरा पहचानना नामुमकिन था। दरवाज़ा खुला तो एक शख्स शहाना चाल चलते इनके करीब आया। वो दोनों तो इसे देखकर ही काँपने लगे। पर प्लीज़ हमें छोड़ दें, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? दोनों इसके सामने गड़गड़ा रहे थे, मगर इस ज़ालिम को कहाँ परवाह थी इतनी आसानी से कैसे? जो गलती की इसकी सज़ा तो मिलेगी ना, और सज़ा सिर्फ एक ही है, सज़ाए मौत। वो इनके करीब आते आंखों में तैश लिए कराते हुए बोला, तुम जानते नहीं हो हमारा बॉस कौन है? वो तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसकी बात सुन इस शख्स का कमरे में कहका गूंजा था, तुम्हें क्या लगता है अगर मुझे तुम्हारे बॉस से डर लगता तो तुम दोनों मेरे पास होते? तुम दोनों बस इसके पालतू कुत्ते, और तुम्हें मेरी नहीं अपने इस बुज़दिल बॉस की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास इसी का नंबर है। मगर इससे पहले इसके लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ है, वो कहता और इसने एक ही झटके में दोनों के सर धड़ से अलग कर दिए। खून से इसकी वाइट शर्ट पर पूरी सुर्ख हो चुकी थी। पीछे खड़ा आदमी ये देखकर कांपने लगा, इसके पसीने छूटने लगे थे। दोनों की लाश इनके चीते बॉस को भेज दो और इनसे कहना कि अपनी उल्टी गिनना शुरू कर दे। वो अपने खास आदमी से कहता रूम से बाहर निकल गया। बॉस अपने रूम में बैठा चाय से लुफ्तंदोज हो रहा था जब एक शख्स कमरे में दाखिल हुआ। बॉस, वो किसी ने आपके लिए तोहफा भेजा है। वो शख्स डरते डरते बोला। बॉस इसे हाथ से इशारा करता तो वो इस शख्स ने दोबारा बॉक्स इसके सामने लाकर रख दी। इसने जैसे ही बॉक्स खोला तो बॉस का एकदम खड़ा हो गया। वो हैरत से आंखें फैलाए दोनों बॉक्स की तरफ देख रहा था, जिसमें फरीद और इसके दूसरे आदमी का सर था। किसने किया ये? बॉस ने धड़ाते हुए पूछा। बॉस, वो शायद इस लड़की के भाई या किसी घर वाले ने। वो शख्स इस धार सुनकर कांपते हुए जल्दी से बोला, ओह, इसकी इतनी हिम्मत कि वो शम्स लगारी के बंदों का सर धड़ से अलग करे। गाड़ी निकालो, जो तोहफा इसने भिजवाया है सूद समेत वापस करना है। वो गुस्से से बोलता कमरे से बाहर निकल गया। महविश बेगम की बातों से इसे थोड़ी हिम्मत मिली थी। इसने फिर से यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया था। महविश बेगम भी नूर को देखकर अब खुश थी। इन्हें अपनी पुरानी वाली नूर जो मिल गई थी, मगर ये खुशी कुछ पल के लिए थी। ये कोई नहीं जानता था इन पर क्या तूफान आने वाला था। इसकी किसी को भी खबर ना थी। नूर यूनिवर्सिटी से वापस घर जा रही थी जब इसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। वो तेज कदम चलने लगी। एक बार फिर से खौफ की लहर इसके दिल में उठी और हाथ फिर बुरी तरह से कांप रहे थे। चेहरा पसीने में डूब चुका था। कदमों की आवाज़ जब करीब आने लगी तो एकदम भागने लगी और एक गलती हुई, मतलब इसने खुद ही अपने लिए गड्ढा खोद लिया था। वो एक सुनसान गली में मुड़ गई और फिर किसी का कोई नामो निशान तक नहीं था। शाम के 7 बज चुके थे, मगर नूर अब तक घर वापस नहीं आई थी। महविश बेगम को अब सही मायनों में इसकी फिक्र हो रही थी। वो कभी इतना लेट नहीं हुई। अगर कोई काम होता तो फ़ोन करके बता देती, मगर यहाँ तो मोबाइल ही स्विच ऑफ जा रहा था। ये लड़की एक बार घर आ जाए फिर बताऊंगी महविश बेगम खुद को नॉर्मल कर रही थी। आंखें भीगने को तैयार थी। उन्होंने अवली को कॉल करके बताया तो वो भी अलग परेशान हो गया। इसने यूनिवर्सिटी जाकर पूछा तो मालूम हुआ कि यूनिवर्सिटी तो 5 बजे ही बंद हो गई थी। घड़ी में वक्त देखा जो 7:30 बजे आ रही थी, मतलब नूर 2.5 घंटे से लापता है। इसकी दोस्त हानि से पूछा तो उसने बताया कि नूर तो इससे पहले ही निकल गई थी। नूर का जहाँ होना इसे लगा। इसने वो सारी जगह छान मारी, मगर फिर भी कुछ पता ना चल सका। वो थक हार कर घर आया तो अपनी माँ की हालत देखकर इसकी भी आंखें नम हो गई। कौन कहता है मर्द रोता नहीं है? जब कोई अपना बिछड़ता है ना तो रोता है मर्द। गुड़िया कहाँ हो तुम? या अल्लाह मेरी बहन की हिफाजत करना। वली एहतशाम को कॉल करके बताओ वो ज़रूर मेरी नूरलैन को ढूंढ लाएगा। महविश बेगम ने रोते हुए बोली, अम्मी मैं करता हूँ इसे कॉल, आप प्लीज़ बैठे पानी पिए। वो इन्हें पानी पिलाता है। एहतशाम को कॉल में आने लगा। कॉल उठाते ही इसने सब कुछ एहतशाम को बताया। आधे घंटे का रास्ता इसने 10 मिनट में तय किया था। वो घर में दाखिल हुआ तो महविश बेगम इसके करीब आई। एहतशाम मेरी बच्ची। महविश बेगम ये बोलते बेहोश हो गई थी। वली ने उठाते हुए इन्हें सोफे पर लाया। वली तुम खाला के पास ही रुको, मैं इन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। एहतशाम इससे कहता घर से बाहर निकल गया। नूर की आंखें खुली तो अपने आप को एक बंद कमरे में पाया। ऐसा लगता था वो कमरा काफ़ी अरसे से बंद हो। कमरे में गंदी बदबू थी जिसकी वजह से इसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। वो कमरे एक कोने में पड़ी थी। इसके साफ शफाफ चेहरे पर थप्पड़ों के निशान वाज़ेह थे। इसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि दरवाजे तक भी जा सके। दरवाज़ा खुला तो बॉस कमरे में दाखिल हुआ। नूर के करीब आते इसने नूर को बालों से झगड़ा, कैसी हो मेरी जान, बहुत तड़पाया है तुमने? बॉस कमीनगी से बोला। आंखों में हवस और साफ जाहिर थी। कौन कौन हो तुम? प्लीज़ मुझे जाने दो। नूर से दूर होती रोते हुए बोली, ना मेरी जान, अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकती, तुम्हें यहीं रहना है अब मेरे पास। वो चेहरे पे मुस्कुराहट ली इसके पास आते बोला। नूर ने खौफ से आंखें बंद कर ली। इसका हाथ इसके दुपट्टे की तरफ था जब बाहर से गोली चलने की आवाज़ है। इसने नूर के हाथ पैर बांधे और कमरा लॉक करके बाहर निकल गया।
बॉस बाहर आए तो ज़मीन पर दो इसके ख़ास आदमी ऊंधे मुंह पड़े थे। इससे सामने खड़े शख्स को देखा और तंज़िया मुस्कुराहट लिए बोला, देखो तो कौन आए हैं, खुद एसपी साहब हमारे इस गरीब खाने में तशरीफ़ लाए हैं, अपनी तैयारी पकड़ लो। शम्स लगा रही, ये रहा तुम्हारा अरेस्ट वारंट। मासूम बच्चों और लड़कियों को अगवा करके इन्हें बेच कर पैसा कमाने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ, तो बेहतर होगा कि तुम खुद सरेंडर कर दो और कोई होशियारी करने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलकर चुप हुआ तो बॉस का कमरे में जानदार कहका गूंजा था, तुम्हें क्या लगता है एसपी, तुम्हारी इस फजूल सी धमकी से मैं डर जाऊंगा? हाँ, तेरी बकवास सुनने का मेरे पास टाइम नहीं है। खुद को पुलिस के हवाले कर दो और इस लड़की को भी जिसे तूने इस कमरे में बंद कर रखा है। वो सीने पर हाथ बांधे नॉर्मल अंदाज में बोला, लेकिन इसकी आखिरी बात पर बॉस की हंसी को एकदम ब्रेक लगा था। कौन सी लड़की? यहाँ कोई लड़की नहीं है। वो अपनी घबराहट छुपाते हुए अटकते हुए बोला, मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है और जो गलती तूने की है ना, इसकी सिर्फ एक ही सज़ा है, सज़ाए मौत। वो इससे करीब आते आंखों में तैश लिए बोला, बॉस इसके इस रूप को देखकर एकदम घबरा गया। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? इस लड़की का तुमसे क्या लेना देना है? बॉस इसके खौफनाक रूप को देखकर जल्दी जल्दी में अपना पता नहीं क्या बोल गया जल्दी में पता नहीं क्या बोल गया। अच्छा होता अगर मेरे यहाँ इसके बारे में थोड़ी छानबीन कर लेते तो पता चल जाता कि मेरी बीवी को अगवा करने का अंजाम क्या होगा। वो इसका गिरेबान पकड़ते कराते हुए बोला, क्या क्या बीवी? बॉस को तो इसकी बात सुनकर शौक लग गया था। वो शादीशुदा है? हाँ, बीवी। एहतशाम हैदर शाह की बीवी। कुछ बोलता इतने में दरवाज़ा खुला तो नूर बड़ी मुश्किलों से दरवाजे को पकड़ कर खड़ी थी। एहतशाम इसकी जानिब बढ़ने से पहले बॉस के आदमी इस पर झपट पड़े और बॉस खुद वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगा, मगर वहाँ वो अकेला थोड़ी था। इसका खास साथी इसका दोस्त अज़बान खान था इसके साथ, तो इसे कुछ कैसे हो सकता था? भाई आप जाएं नूर के पास, मैं इसे देखता हूँ, अज़बान कहता बॉस के पीछे जाने लगा। जब इसे एहतशाम की आवाज़ सुनाई दी, मुझे वो जिंदा चाहिए। वो जी सर कहता वहाँ से निकल गया। एहतशाम तेज़ कदम उठाता नूर के पास लपका, एन तुम ठीक हो ना? एहतशाम इसे बाजू से पकड़ता से पूछ रहा था। नूर के चेहरे पर निशान देकर इसका दिल किया कि शम्स लगारी को जिंदा जला दे। इसकी हालत इससे तकलीफ दे रही थी। शाह प्लीज़ मुझे बचा लें, वो आदमी बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसने मेरा दुपट्टा। नूर इसके सीने से लगी रोते हुए किसी छोटे बच्चे की तरह इससे शिकायत कर रही थी, जबकि एहतशाम तो इसका शाह कहना ही नहीं भूल पा रहा था। जाने शाह, मैं आ गया हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। एहतशाम इसकी पीठ चलाते हुए बोला। एहतशाम नूर को सीने से लगाया बाहर की जानी बढ़ा तो पीछे गोली चलने की आवाज़। जैसे पीछे मुड़कर देखा तो शम्स हाथ में गन लिए खड़ा था। इसकी गन का रुख एहतशाम के सीने की तरफ था। शम्स ने एहतशाम के सीने का निशान लेते गोली चलाई, मगर इसे तो गोली लगी नहीं। एहतशाम ने अपने सामने आती नूर को देखा जिसने इसके बदले की गोली खा ली थी। खुदा का शुक्र था कि गोली हाथ से छूकर गुजरी। शम्स तो ये देखकर ही चकरा गया। इससे पहले कि वो दोबारा गोली चलाता किसी और ने पीछे से गोली चला दी और जो शम्स लगारी के दिल के आर पार हुई थी, और वो कोई और नहीं अज़बान खान था। और एक ही झटके में बॉस का काम तमाम हो चुका था। भाई नूर को हॉस्पिटल लेकर जाना है, जल्दी करे। अज़बान एहतशाम के पास आए जो नूर के चेहरे को अपने हाथों में लिए न जाने क्या सोच रहा था। इसकी आवाज़ सुनते ही एहतशाम ने नूर को उठाया और गाड़ी में बैठ गया। 10 मिनट में वो लोग हॉस्पिटल पहुँच गए थे और नूर का अंदर ऑपरेशन हो रहा था, जबकि बाहर एहतशाम बेंच पर बैठा सर हाथों में गिराया था। अज़बान जो बाकी की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने गया था एहतशाम के साथ बेंच पर आकर बैठ गया। भाई, अज़बान इसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, इसने आज से पहले कभी एहतशाम को इतना कमज़ोर नहीं देखा था। इससे इस हालत में देखकर इसका जी कर रहा था कि एहतशाम की आंखों से आंसू निकला तो अज़बान ने इसे गले लगा लिया। प्लीज़ भाई हौसला रखिए, खुदा अपने बंदों को इसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता। आप दुआ करें वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, वो जिससे कह रहा था, मगर इसे देखकर वो अपने आंसू भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो इससे मज़ीद कुछ कहता जब ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर निकला। आप पेशेंट के कौन है? डॉक्टर ने प्रोफेशनल अंदाज में पूछा। मैं इसका शोहर हूँ, मेरी वाइफ कैसी है? एहतशाम खुद को संभालते हुए बोला, लेकिन आखिर में आवाज़ लड़खड़ाई थी। शी इज़ फाइन। वो अभी बेहोश हैं, तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद इन्हें होश आ जाएगा, फिर हम इन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे। डॉक्टर कहता अपने कैबिन की जानिब बढ़ गया, जबकि एहतशाम इनकी बात सुनकर बेंच पर गिरने के अंदाज में बैठा। इसके सीने में अटकी सांस बहाल हुई थी और डॉक्टर की बात सुनकर तकरीबन 1.5 घंटे बाद नूर को होश आ चुका था। इसकी आँख खुली तो अपने आप को हॉस्पिटल के रूम में पाया। सारे घर वाले भी आ गए थे। महविश बेगम तो अपनी बच्ची की हालत देख कर ही तड़प गई थी। वो नूर को अपने सीने से लगाए बैठी थी। नूर ने भी अपनी माँ को देखकर फिर से रोना शुरू कर दिया था। बस मेरी जान, रोना बंद करो, सब ठीक होगा। महविश बेगम से चुप कराती बोली। सब एक एक करके नूर से मिलने लगे। शहबाज साहब और सादी बेगम भी अस्पताल आ गए थे। सब आपस में इधर उधर की बातें कर रहे थे। जब शारफ बोला, वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन ये अज़बान भाई और आप वो भी एक साथ कैसे, और ये नूर और आपकी शादी कब हुई? शारफ बोला तो एहतशाम और अज़बान एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। लंबी कहानी है। फिर कभी एहतशाम ने बात को टालने के वाले अंदाज में कहा, कोई बात नहीं भाई, घर पर जाके वैसे भी आपने बेगम
बेगम की खिदमत ही करनी है, क्यों ना भाई की नॉलेज में ही थोड़ा सा इजाफा ही कर दें। शाहरुख की बात सुनकर सब हंसने लगे, जबकि एहतशाम ने इसे घूर कर देखा था माजी। एहतशाम जब 10 साल का था और नूर 6 साल की थी, फराज आलम शाह और इनकी बेगम फातिमा की ख्वाहिश पर बचपन में ही दोनों का निकाह कर दिया गया था। इसके कुछ महीने बाद ही वो लोग अमेरिका आ गए। अज़बान जब 8 साल का था तो इसके वालिदैन कार एक्सीडेंट में इंतकाल कर गए। अज़बान के बाबा और हैदर साहब बहुत अच्छे दोस्त थे। इनकी वफ़ात के बाद वो इसे अपने साथ अमेरिका ले गए थे। अज़बान और एहतशाम खेलते खेलते एक साथ बड़े हुए। एहतशाम इसे अपने सगे भाई से भी ज़्यादा चाहता था। शहबाज खान की कोई औलाद ना थी। लाख जतन करने के बाद वो और इनकी बीवी बिल्कुल मायूस हो गए थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि इसके घर देर है अंधेर नहीं। शहबाज साहब अपनी बीवी का इलाज करवाने अमेरिका आए थे। इनके यहाँ आने की खबर फराज साहब पहले ही हैदर को दे चुके थे। शहबाज साहब अपनी बीवी समेत इनके घर गए तो वहाँ अज़बान को देखकर इन्हें एक अनजानी सी खुशी हुई थी। सादी बेगम को तो वो मासूम सा बच्चा बहुत प्यारा लगा था, लेकिन जब इसके वालिदैन के बारे में पता चला तो वो दोनों ही उदास हो गए थे। तो फिर तकरीबन रोज़ ही वो अज़बान से मिलने आते। अज़बान भी इनके साथ बहुत खुश था। फिर एक दिन शहबाज साहब ने फराज साहब से बात की कि वो अज़बान को गोद लेना चाहते हैं, और फराज साहब को भी अपने दोस्त की सोच पर बेहद खुशी हुई थी। मगर अज़बान से भी पूछना था। हैदर साहब ने इनसे बात की तो इन्हें यकीन नहीं था कि अज़बान इतनी जल्दी मान जाएगा। मगर अज़बान के दिल में क्या था, एहतशाम अच्छी तरह जानता था। वो जब भी सादिया बेगम के साथ बात करता या इनके साथ खेलता तो इसे बिल्कुल ऐसे ही लगता जैसे इसकी माँ हो। इसे सादिया बेगम से माँ वाली शफ़क़त मिली तो वो इनका दिल कैसे तोड़ सकता था। अज़बान के बारे में फराज साहब ने भी अभी किसी को भी बताने से मना किया था। अज़बान जब इनके साथ आया तो सादी बेगम को खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो हर वक्त अज़बान के साथ रहती थी। इसे क्या पसंद है क्या नहीं, रोज़ इसका पसंद का खाना बनाती। अज़बान को ऐसा लगा कि जैसे अल्लाह ने इसके माँ बाप इसे वापस लौटा दिए हों। कुछ साल बाद अल्लाह ने शहबाज खान को अपनी रहमत से नवाजा था, जिसका वो जितना शुक्र अदा करते कम था। अज़बान भी इन्हें नन्ही सी परी को देखकर बहुत खुश था। एहतशाम और अज़बान दोनों एक साथ पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी। वो दोनों ही पाकिस्तान वापस आ चुके थे अपनी ट्रेनिंग के लिए। इस बात का सिर्फ हैदर, फराज साहब और शहबाज साहब को पता था। कुछ अर्सा बाद दोनों ही एक काबिल ऑफिसर बन गए थे, जो अपने मुल्क के लिए शहीद होने को भी दिलो जान से तैयार थे। एहतशाम को जब शम्स लगारी के बारे में पता चला तो उसने अज़बान के साथ मिलकर पूरा प्लान बनाया। अज़बान की बहन की बारात वाले दिन इन्हें पता चला था कि शम्स के आदमी हाल में हैं, और इनका इरादा अज़बान और बाकी लड़कियों को अगवा करने का था। नूर और बाकी लड़कियों को अगवा करने गया था। शम्स को अज़बान के बारे में पता चला तो उसने इसे किडनैप करने का कहा, क्योंकि अज़बान ने शम्स के काफ़ी काले धंधों पर पानी फेर दिया था और वो इसके ज़रिए एहतशाम से अपना काम निकलवाना चाहता था। और एहतशाम अपने छोटे भाई कहाँ किसी मुसीबत में देख सकता था। शादी वाले दिन भी एहतशाम जानबूझकर अज़बान से दूर था, और इसका नूर की तरफ देखना, फिर एहतशाम का गुस्सा होना, सब इनका प्लान था। एहतशाम वाली से बात करके हाल की बैक साइड पर गया था, जहाँ फरीद एक लड़की को बेहोश करके ले जा रहा था, मगर एहतशाम ने इसे बचा लिया और फ़ौरन वहाँ से निकल गया। एहतशाम ने मुँह पर मास्क पहना हुआ था, जिसकी वजह से फरीद इसका चेहरा नहीं देख सकता था। मंगनी की रात जब अज़बान टेरेस पर था तो उसे एहतशाम की ही कॉल आई थी। इसने एहतशाम को सब बताया तो इसका खून खोल गया, और फरीद और इसके साथी का सर धड़ से अलग करने इन्हें सज़ा देने वाला एहतशाम ही था। एहतशाम खामोश हुआ तो फराज आलम शाह ने अज़बान और एहतशाम दोनों को गले लगा लिए। मुझे तुम दोनों पर फ़ख्र है। फराज आलम शाह और इन दोनों को देखकर बोले। एक मान था इनकी आवाज़ में। कुछ देर बाद डॉक्टर आए तो उन्होंने नूर को डिस्चार्ज कर दिया था। सब इस वक्त शाह महल में मौजूद थे। नूर को कमरे में ले गए थे। हॉस्पिटल में सब की मौजूदगी में इसे नूर से बात करने का मौका ही नहीं मिला था। एहतशाम जब कमरे में आया तो नूर उठने की नाकाम कोशिश कर रही थी। एन कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेती, खुद को तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है, बताओ क्या चाहिए। वो नूर को कोशिश करता देखकर फ़ौरन उसके पास और इसे आराम से टेक लगा कर बैठाया। पानी। नूर बस इतना कह पाई। एहतशाम इसे पानी देता इसके बराबर में बैठ गया। ज़्यादा दर्द हो रहा है? एहतशाम ने इसके हाथ पर हाथ रख के पूछा। नहीं। नूर नज़रें झुकाए बोली। एहतशाम इसका जवाब सुनकर इसके चेहरे को देखने लगा। इसकी थोड़ी पकड़ कर चेहरा ऊपर किया तो एक आंसू टूट कर इसके गाल पर गिर गया। जज्ब हो गया, मुझसे नाराज़ हो? वो नूर के आंसू साफ करते हुए बोला। आपने आने में देर कर दी थी। अगर वो मेरे साथ कुछ इसके आगे वो कुछ बोलती है। एहतशाम ने अपनी शहादत की उंगली इसके होंठों पर रख दी। मेरे होते हुए कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। एन नूर ने इसके अल्फाजों में शिद्दत महसूस की थी। इसने नूर की दोनों आंखों पर बारी बारी लब रख दी और अपना सर नूर के सर से जोड़े बैठा रहा। और यही वो लम्हा था जब नूर के दिल ने एक बीट मिस की थी। इसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। इसकी इतनी सी कुर्बत वो टमाटर की तरह लाल हो चुकी थी। एहतशाम। नूर अपने कामते हाथों से दूर करने की नाकाम कोशिश करने लगी। शाह, अब से तुम मुझे शाह बोलोगी, ओके? वो इसके सर से अपना सर टकाए बोला। शाह जी, शाह की जान। वो मोहब्बत से चूर लहजे में बोला था। एक बात पूछूं? नूर अपने दोनों हाथों
हाथ इसके कंधे पर रखे बोली पूछो। एहतशाम आंखें बंद की अपना सर इसके कंधे पर रखे बोला आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। इसके सवाल पर एहतशाम एकदम सीधा होकर बैठ गया और हैरत से देखने लगा। इसे नूर से इस सवाल की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। अपनी मुस्कुराहट छुपाते बोला अचानक ये सवाल तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आ गया? वो मैंने ड्रामों में देखा है कि जिसका बचपन में घर वाले ज़बरदस्ती निकाह कर देते हैं वो अपनी बीवी को कबूल नहीं करता वरना और ना ही इससे मोहब्बत करता है। नूर ने मासूमी से कहा एहतशाम तो इसकी बात सुनकर अशश कर उठा और खुदाया ये तुमसे किसने कहा मेरा ज़बरदस्ती निकाह हुआ है? और एक तो तुम ये फजूल के ड्रामे देखना बंद कर दो। जब हमारा निकाह हुआ था तब मैं 10 साल का था और मेरी रजामंदी से ही हुआ था। तो आप अपने इस छोटे से दिमाग से ये बात निकाल दो कि मेरे साथ किसी ने ज़बरदस्ती की थी या मैं तुम में अपनी बीवी तस्लीम नहीं करता। और मोहब्बत तो बहुत छोटा लफ्ज़ है। एहतशाम हैदर शाह तुमसे इश्क करता है और अब तुम्हारे बिना ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। एंड तो मेरी रूह में बस चुकी हो, तुम मेरा सुकून हो। तुमसे दूर जाने का ख्याल ही मुझे अंदर से बेजान कर देता है। प्लीज़ मुझसे कभी दूर मत जाना। इसके इज़हार में जुनूनियत थी जो न जाने क्यों पर नूर को अच्छी लगी थी। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इससे इतनी मोहब्बत करेगा। वो वाकई बहुत खुशनसीब थी। इसे एहतशाम जैसा हमसफ़र मिला था। एहतशाम ने अपनी होकर इसे एक छोटी सी डिब्बी निकाली और इसके सामने रखी। इसने डिब्बी से खूबसूरत से हीरे की अंगूठी निकाली और नूर को पहनाई। शाह ये बहुत खूबसूरत है। नूर अंगूठी पर हाथ फेरते हुए बोली है तो लेकिन मेरी एन से कम। एहतशाम शरारत से बोला। नूर इसकी बात पर एक बार फिर से सुर्ख हुई थी। थैंक यू। उसने एहतशाम का दिल से शुक्रिया अदा किया था। आई लव यू एन। इसकी बात सुनकर नूर के कान की लू तक सुर्ख हो चुकी थी। वो मुस्कुराती अपना मुंह एहतशाम के सीने में छुपा के एहतशाम का इसकी हरकत पर कमरे में कहका गूंजा था। इसकी छोटी सी बीवी इतने से इजहार पर शर्मा गई थी। इसने नूर को मज़ीद अपने सीने में बींच लिया। ऐसे ही दोनों की शाम एक दूसरे की बाहों में कटी थी। वही दूसरी तरफ शाह महल में फिर से खुशियाँ बिखर गई थी। अगर अपनों का साथ हो तो इंसान ज़िंदगी की हर जंग जीत सकता है। और ज़रूरी तो नहीं जिससे आपका खून का रिश्ता नहीं वो आपका भाई नहीं हो सकता। रिश्ते तो दिल से बनते हैं और वो कहते हैं ना कि ताल्लुक़ रूह का होता है तो दिल नहीं भरा करते। तो ये नावल ख़त्म हो गया। कैसा लगा आपको ये नावल? अच्छा था, एक शॉर्ट नावल था लेकिन अच्छी स्टोरी थी। राइटर ने इसको लिखने में काफ़ी मेहनत की थी क्योंकि ये राइटर का पहला नावल था और पहली कोशिश जो होती है वो हमेशा राइटर जो है वो अपनी मर्ज़ी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि नावल को अच्छे से अच्छे तरीके से बयान कर सके। तो ये भी नावल अच्छा था। अगर मज़ीद थोड़ा सा आगे लिखते हैं तो और भी अच्छा होना था। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आया होगा। इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ बहुत जल्द हाज़िर होती हूँ। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।